वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास का। और जिसमें आज हम बात करेंगे डेली स्कॉलरशिप टेस्ट नंबर 6। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को हम रखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। वो यहाँ पर आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। आपको बस यहाँ पर ये करना है कि जब भी आप कमेंट कर रहे हो तो बस आप आंसर को कमेंट करते जाओ, ठीक है। आंसर को करोगे तो आपको आंसर भी याद होगा और इससे संबंधित जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर आपको डिस्कस के माध्यम से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि अरहर के बाद गेहूं की उपज तो बढ़ेगी, बेसिकली है, कॉमन सा क्वेश्चन है। कैसे है सर जी, ये भी बता दीजिए। तो आपको ये तो पता है कि अरहर किस वैरायटी का, मतलब किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो अरहर होता है लेगुमिनेसी का। अब आपको ये भी पता होगा कि जो लेगुमिनेसी है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करेगा, मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करेगा। अगर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसी सॉइल में हो रहा है तो उस सॉइल में तो क्या होगी, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, अर्थात नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। अरहर की खेती के करने के बाद क्या होता है, खेत में मतलब मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि आपको यूज़ आ जाएगी आपके गेहूँ, क्योंकि आप गेहूँ की फसल ले रहे हो ना इसके बाद में, ठीक है। तो याद रखिए इसकी उपज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी उपज बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको कोई सी भी दे सकता है लेगुम फसल। अगर आपको देखनी है लेगुम फसल है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आपको मान लीजिए, एक तो नेचुरल होता है, कृत्रिम वर्षा होती है, एक होती है आर्टिफिशियल तरीके से। आर्टिफिशियल का मतलब होता है, याद रखिएगा, जिन बादलों को हम स्वयं क्रिएट करते हैं, मतलब बनाते हैं। अब वो कैसे सर जी, ये भी बता दीजिए। तो याद रखिएगा दो बादल होते हैं, एक होते हैं गर्म, एक होते हैं ठंडे, ठीक है। तो ठंडे बादलों के याद रखिएगा AgI, मतलब बताइए AgI का प्रयोग क्या ऐसा है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग क्या ऐसा है, और गर्म बादलों के लिए याद रखिएगा NaCl का प्रयोग क्या ऐसा है। दोबारा से देख लीजिए, AgI का प्रयोग है ठंडे बादलों को बनाने के लिए किया ऐसा है, और गर्म बादलों को बनाने के लिए NaCl का प्रयोग किया ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि जल निकास के मृदा में वायु संचार की मात्रा। तो याद रखिएगा, आप ये देखिए कि मान लीजिए हमारी कोई सोइल है जिसमें पूर्ण रूप से क्या है, जल भरा हुआ है, ठीक है, जल भरा हुआ है। अगर मान लीजिए इस जल को हम बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर स्पेस बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी स्पेस है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये जैसे कि मान लीजिए स्पेस पड़ गए, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से पानी को बाहर निकाला था, तो बाहर अगर जाएगा तो यहाँ पर स्पेस बढ़ जाएगा। तो स्पेस क्या है, ये याद रखिए वायु की तो स्पेस है ये, ठीक है। तो यहाँ पर यही तो पूछा है कि वायु संचार बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो बिल्कुल याद रखिए, अगर पानी बाहर हम करेंगे, जल निकास में क्या करते हैं कि खेत का जो अतिरिक्त जल है, खेत का जो अतिरिक्त जल है उसे क्या करते हैं, खेत से बाहर हम निकाल देते हैं। अब खेत से बाहर याद रखिए किसी दूसरे खेत में भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो कोई अनवांटेड तो है नहीं, बस ये है कि उस खेत में उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको आप नदी नालों में भी छोड़ सकते हो, या फिर उसे आप बहा सकते हो, या फिर कोई सी भी ऐसी नाली है जो कि बाहर इसको डिस्ट्रॉय कर रही है, या फिर ड्रेनेज है, उसमें आप डाल सकते हो, ठीक है। जल निकास का मतलब है जिस जल की हमें आवश्यकता नहीं है उसे खेत से बाहर निकालना, ओके। तो याद रखिए अगर जल निकलेगा तो वायु बढ़ जाएगी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, वायु संचार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है। तो याद रखिए 1 हेक्टेयर जो क्षमता होती है, मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, याद रखिए 5 से 6 जोड़ी बैल के लगभग होती है, ठीक है। जोड़ी का यहाँ पर मतलब याद रखिए एक जोड़ी में 2 बैल होंगे, ठीक है, ये तो पता है, एक जोड़ी में 2 बैल होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, बीटी कपास में कौन सा जीन स्थानांतरित किया गया है। तो याद रखिए बीटी कपास की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्राइजीन, ठीक है, क्राइजीन फर्स्ट AC और सेकंड AB, क्राइजीन फर्स्ट AC और सेकंड AB, ये 2 जीन थी, इसमें ट्रांसफ़र की गई थी। इसके बाद में याद रखिए ट्रांसफ़र करने के बाद इसे बोला जाता है ट्रांसजेनिक कपास। क्या बोला जाता है, ट्रांसजेनिक कपास इसे बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पार्थेनियम का उपचार किससे किया जाता है। तो पार्थेनियम, ठीक है, जो पार्थेनियम वीड होता है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा पार्थेनियम किससे बोला जाता है। तो ये बोला जाता है गाजर घास को, ठीक है, गाजर घास होती है उसे हम पार्थेनियम बोला जाता है। वैसे ज़ाइगोग्रामा बाइक्लोराटा, ठीक है, पार्थेनियम होता है कौन सा, गाजर घास, हाँ गाजर घास। और इसको जो नष्ट करने या फिर इसका प्रयोग किया जाता है बायो एजेंट, तो वो बायो एजेंट का नाम क्या होता है, ज़ाइगोग्रामा बाइक्लोराटा, ठीक है। क्रोसोडेसिमा लेंटाना की अगर हम बात करते हैं तो इसी नाम से ही फर्स्ट हो रहा है, लेंटाना कैमरा, जिसे हम जराइन भी बोलते हैं। लेंटाना कैमरा या जराइन के लिए क्रोसोडेसिमा लेंटाना का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर याद रखें डेक्टाइलोपियंस इंडिकस या फिर डेक्टाइलोपियंस टोमेंटोसस, कौन सा, टोमेंटोसस, तो वो होती है याद रखिएगा नागफनी, जिसे हम कैक्टस, नागफनी वैसे अलग होती है, कैक्टस अलग होता है।
नागफनी और कैक्टस क्या होते हैं, ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में मुख्यतः होते हैं। तो नागफनी का अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप किसका यूज़ करोगे, डेक्टाइलोपियंस टोमेटोसस का। अगर आपको पूछा जाता है क्रोसिडेसिमा लेंटाना, मतलब जराइन का आपको कंट्रोल करना है, तो जराइन का आपको कंट्रोल करना होगा क्रोसोडेसिमा लेंटाना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि कार्बन पादप वृद्धि के लिए एक अनिवार्य पोषक तत्व है, ये किससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताया था कि CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, याद है क्या, संरचनात्मक तत्व होते हैं। मतलब संरचना, जो पौधे की संरचना होती है उसे ये क्रिएट करते हैं, उसे ये बनाते हैं। तो बनाने के लिए कहाँ से प्राप्त करते हैं, जो कार्बन है, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन है, ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इसे तो याद रखिए वो वायु से ही प्राप्त कर लेते हैं। ऑक्सीजन में क्या होता है, O2 होता है, तो इससे तो वो ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है। अब जल भी तो होता है, तो जल से क्या कर लेगा वो, या फिर आप ऐसे मान लीजिए, चलिए जल तो होता नहीं है, ठीक है, वायु में तो विचरण करेगा नहीं जल, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो करेगी ना, और CO2 भी यहाँ पर करेगी, आर्गन भी होती है 0.93%, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कार्बन की, तो कार्बन कहाँ से प्राप्त होगा, CO2 से प्राप्त होगा। कौन ले रहे हैं, पादप ले रहे हैं, ठीक है। तो पादप को जो कार्बन है ये कहाँ से प्राप्त होगी, CO2 से, मतलब हवा से प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं कि भारत का हरित बाली रोग का रोगजनक क्या होता है या फिर रोग कारक क्या होता है, ठीक है। रोग कारक आपको पूछा गया है, तो याद रखिएगा जो हरित बाली रोग है जिसे डाउनी मिल्ड्यू रोग भी बोला जाता है, याद रखिएगा, बाजरा का ग्रीन ईयर डिजीज़ हरित बाली रोग को डाउनी मिल्ड्यू रोग भी बोला जाता है। डाउनी मिल्ड्यू मतलब तुलासीता रोग भी इसे बोला जाता है, डाउनी मिल्ड्यू तुलासीता रोग भी इसे बोला जाता है, और ये होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा ये होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखती है, तो याद रखिए जो आनुवंशिक शुद्धता बनाई जाती है ये किसके द्वारा बनाई जाती है, या फिर किसके द्वारा हम मेंटेन कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा, याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो मक्का, ठीक है, मक्का ले लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो मक्का होता है, याद रखिएगा, तो मक्का में क्या रखते हैं हम, 400-200 जो डिस्टेंस रखते हैं ना प्रमाणित, मतलब आधार बीज की हम 400 रखते हैं, 200 हम प्रमाणित बीज के रखते हैं, ठीक है, आपको ये तो पता है। तो बस यहाँ पर उसी की हम बात कर रहे हैं, ये दूरी क्यों रखते हैं, आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए। एक हमने क्रिया की थी, कौन सी क्रिया की थी सर जी, ये बता दीजिए। तो याद रखिएगा, जब हमने वीडिंग की थी, मतलब खरपतवारों को खेत से निकाला था, तब हमने क्या देखा था कि एक फसल की एक वेराइटी के साथ, जैसे कि मान लीजिए सोनालिका के साथ आप कल्याण 16 ले रहे हो, ठीक है, सोनालिका जो वेराइटी है गेहूँ की, इसके साथ अगर कल्याण सोना जो भी, याद रखिए वेराइटी तो किसकी है, गेहूं की ही है, लेकिन अदर वेराइटी है, अगर इस प्रकार की जो भी अशुद्धता होती है तो हम क्या करेंगे, सोनालिका का हमारा खेत है, ठीक है, मतलब सोनालिका वेराइटी हमने ग्रो कर रखी है, तो इसमें अगर कल्याण सोना का पौधा है तो इसे हम निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी तो एक तरह की अशुद्धि है, हमने जिसे ग्रो नहीं किया वो ज़बरदस्ती उग रहा है, तो वो भी तो एक अशुद्धि है, तो उस अशुद्धि को हम निकालेंगे। तो इस अशुद्धि को निकालना ही क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, रोगिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही जो किया जाता है, रोगिंग और पृथक्करण दूरी, मतलब इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में आइसोलेशन डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस इसे हम बोलते हैं। तो याद रखिए आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखती है पृथक्करण दूरी और रोगिंग, दोनों से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जैविक खेती का सिद्धांत नहीं है। तो याद रखिए जैविक खेती का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो डायरेक्ट आप देख सकते हो, पारिस्थितिक का नियम है, स्वास्थ्य का नियम है, सेवा का नियम है, बस अनिष्पक्षता का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी निष्पक्ष या फिर कोई पक्ष निष्पक्ष हम नहीं कर सकते हैं, या फिर ये सिद्धांत ही नहीं है, डायरेक्ट याद रखिए। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को आप वैसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। बाकी क्वेश्चन से सारे ही इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और जहाँ तक संभव है सारे क्वेश्चन्स आपको बता दिए हैं, सारे क्वेश्चन्स आपको समझा दिए हैं। तो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज़ मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक लिए अच्छे से पढ़िए और कितने घंटे पढ़ रहे हो ये भी बता दीजिएगा। चलिए अगर आपने क्लास ली है तो एक कमेंट ज़रूर कर देना। सभी को मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि आप कितने घंटे अभी जो आपका डेली रूटीन चल रहा है इसके अकॉर्डिंग आप कितने घंटे पढ़ लेते हो, ठीक है। आपको ये बताना है कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, जेट, ICR, PHU किसी की भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन कितने घंटे आप पढ़ रहे हो, ठीक है। हावर्स आपको बताने हैं, मतलब कितने घंटे आप डेली पढ़ लेते हो। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, जेट, ICR, PHU या फिर कोई सी भी अदर एग्ज़ाम है आपकी, तो उसके बारे में पहले आपको लिखना है जेट 6 से 8 घंटे ऐसे लिख सकते हो। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है, AGS
6 से 8 घंटे या फिर 8 से 10 घंटे, ऐसे आप लिख सकते हो। तो देखते हैं कितना आप पढ़ते हो, जल्दी से बता दीजिए।